और 7 तारीख को बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हम लोग ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश के अंदर निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव के लिए, और जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम की ताकत से हमारी वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री जो ईवीएम से जीता हुआ है वो तो ईवीएम के पक्ष में होगा। तो 115 करोड़ की आबादी में हमारे बहुसंख्यक समाज के नहीं दिखते, तो न तो हमारे जज बन पाते हैं, न तो लिटरल एंट्री के थ्रू हमारे जेएस बनाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर वगैरह। देवभूमि कहने के लिए है, वो तो नर्क भूमि बन चुकी है धामी जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड में केवल एक नाम पूरे देश और दुनिया के सामने गया, अंकिता। एंट्री बंद हो, इंटरव्यू व्यवस्था बंद हो, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, तो आप आकर रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन को, इस महाकुंभ को कामयाब करें। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां से आवाज़ उठाई जाती है न्याय के लिए, जहां से आवाज़ उठाई जाती है गरीब, मजदूर और मजलूमों की आवाज़ को ताकत दी जाती है, सड़क की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया जाता है। मेरे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है। यहाँ पर 6-7 दिसंबर को प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसका नाम दिया गया है न्याय अधिकार महासम्मेलन। उसी को लेकर बातचीत करेंगे कि आगे की रणनीति रहेगी, किस तरीके से 2 दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं बहुजन समाज के तमाम संगठन। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक चैनल का स्वागत करता हूं, जो बहुसंख्यक समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इस समय मौजूद है और तमाम कई राज्यों से बहुसंख्यक समाज के क्रांतिकारी साथी भी आए हैं। कल से 6 और 7 दिसंबर को न्याय अधिकार सम्मेलन बहुसंख्यक समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए और राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, और 6 तारीख को जातिगत जनगणना कराने के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के लिए, और 7 तारीख को बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हम लोग ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश के अंदर निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव के लिए 2 दिन का हमारा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर तमाम भारतवर्ष के लोग, बहुसंख्यक समाज के संगठन, बहुसंख्यक समाज के नेतागण सभी इसके अंदर आ रहे हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी बहुसंख्यक समाज के संगठनों से, बहुसंख्यक समाज के नेताओं से, एमएलए एमपीओ से, मंत्रियों से आह्वान करता हूं, अगर आप अपने बच्चों को अधिकार दिलाना चाहते हो, जातिगत जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में हिस्सेदारी दिलाना चाहते हो, और ईवीएम जिसकी वजह से वोट की ताकत खत्म हो चुकी है, बाबा साहब का संविधान खतरे में, इसलिए हम सब लोगों को 6 और 7 तारीख को यहाँ भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस न्याय अधिकार सम्मेलन को कामयाब करें, ताकि संसद का जो सत्र चालू है उसमें हमारी आवाज़ जाए और होने वाली जनगणना के साथ देश में सभी जातियों की जनगणना कराई जाए, खासकर उन 10% लोगों की, जो 10% के लोग 90% कब्जा जमाए बैठे हैं, उनकी भी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। इसलिए देश के बहुसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मैं आह्वान करता हूँ रामलीला मैदान से कि भारी संख्या में पहुँचे और इसको इतना कामयाब करें, इसकी आवाज़ पूरे देश में गूंजे और आने वाले टाइम में ये इतने बड़े लेवल पर आंदोलन हो ताकि सरकार को झुकना पड़े और जातिगत जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उसको हिस्सेदारी मिले और बैलेट पेपर से चुनाव कराई जाए और ये ईवीएम को हटाया जाए। ये हमारी मांग है। मांगे मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हम इन 2 मुद्दों को आप ईवीएम बैन की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि तकनीकी रूप से देश को मजबूत करना चाहिए, तो आप कहां तक सही हैं? हमारे प्रधानमंत्री इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सही कर रहे होंगे। देखिए, ये ईवीएम जिस देश ने बनाया था उस देश में भी आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, और इस 75 साल की आज़ादी में 14 से 22 के अंदर जो ईवीएम का इस्तेमाल कर धन बल, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर आए दिन सरकारों को गिराया जा रहा है, और जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम की ताकत से हमारी वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री जो ईवीएम से जीता हुआ है वो तो ईवीएम के पक्ष में होगा, लेकिन जब ईवीएम हमारी वोट को जो है गलत तरीके से दूसरी जगह ले जा रही है और जिसको हम वोट नहीं दे रहे उसके पास हमारी वोट जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये 100 सीट भी नहीं ला पाएंगे सत्ता के अंदर, लेकिन ये कहीं ना कहीं ईवीएम का इस्तेमाल कर प्रशासन का इस्तेमाल। आज यूपी के अंदर उपचुनाव था, आज
खासकर हमारे मुसलमान भाइयों को तो वहाँ बाकायदा पहचान पत्र देकर वापस भेज रहे हैं पुलिस वाले। वहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल गलत हो रहा। कहीं ना कहीं ये पूरे देश के अंदर ईवीएम की बनाई हुई सरकार है, हमारी वोट की ताकत से नहीं है। बाबा साहब ने जो वोट की ताकत संविधान में हमें दी थी, आज वो वोट की ताकत भी खतरे में, संविधान भी खतरे में, देश को बेचा जा रहा है, कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति को दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज बहुसंख्य समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और वो इकट्ठा होकर कल से यहाँ बिगुल बजेगा, एक महाकुंभ बहुसंख्य समाज के लोगों का, पूरे भारत के लोगों का, और यहाँ से आवाज उठेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कल ये नारा यहाँ पर गूंजेगा, और बहुसंख्य समाज के नेता के साथ साथ जितने भी बहुसंख्य समाज के संगठन हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि कल भारी से भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर इसको कामयाब करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान में पीढ़ी को हमारा हक अधिकार मिल सके, हमारे अत्याचार अन्याय बंद हो, और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी वोट की ताकत को बचाकर अपनी संख्या के हिसाब से सत्ता तक भी जाने का काम करेंगे। इसलिए 6 और 7 के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे। जिस तरीके से सर ये न्याय अधिकार महासम्मेलन हो रहा है, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैं तो पिछले 2 महीने से इसमें कार्यरत हूँ, और सबसे पहले नंबर निधि मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, नेशनल दस्तक को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे मुद्दों को जहाँ जहाँ होता है उसको आप उठाते रहते हैं। पूरे देश में हमने मीटिंग की है, और हमारे जैसे कई सारे टीम देश में मीटिंग किया है, पूरे प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश, और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर आपका है जो कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कई सारे लोग आए हुए हैं। और आगे अभी देखेंगे तो हम लोग का जो पंडाल बना हुआ है यहाँ पे रुकने के लिए, वहाँ पे भी हैं कई सारे गेस्ट हाउस, जो सरकारी गेस्ट हाउस हैं, वो माननीय लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी संख्या में एक इंटेलेक्चुअल यहाँ पे पधार रहे हैं, साथ में उनके साथ जो अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, वो सब आ रहे हैं, जो कि ये सफल करना है। क्योंकि एक पहला ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम है, हमने 2019 से स्टार्ट किया था, एक छोटा सा नाम लेकर के, उसी के साथ आज बैनर तले कई सारे संस्थाओं को मिला करके, और मैंने सबको आह्वान किया, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, माननीय एमपीज हैं, हर एक पार्टी के दलगत भावनाओं से उठ करके इन सभी पार्टी के प्रमुख लोग आ रहे हैं। उसमें कल आपको फिगर भी क्लियर हो जाएगा, नाम भी क्लियर हो जाएगा, जैसा हमें कंसेंट मिल रहा है। तो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है देश के जटिल मुद्दा है, जो आम पब्लिक को नहीं पता। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये मुद्दा जो हमने मेंशन किया है, ब्रोशर में आपने देखा है, पंपलेट में बैनर, हमने जगह जगह बैनर होर्डिंग भी लगाने का कार्य किया है, जो कि कल सारे पूरे दिल्ली में लगभग दिखेगा। तो वो मुद्दे भी हैं, कई सारे लोग हमारे माननीय भी हैं, वो पूछते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल मुद्दे हैं, जो बिहाइंड द कर्टन जो जज ने फेस किया है, जो ब्यूरोक्रेट ने फेस किया है, जो यूडीसी एलडीसी कलर का सेक्शन ऑफिसर ने जो ने अपने आप को फील किया है कि किस तरह से पक्षपात करके लोगों को हनन हो रहा है, उन सब के वजह से उन सब ने मुद्दा बनाया है और हमें दिया। रिटायर्ड लोगों ने मुद्दा बनाया है, जैसे आपने देखा होगा कि ये पेंशन की बात है। मैं समझता हूँ कि मैं पेंशनधारी का बेटा था, और उसी से मैं पढ़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, दिल्ली जगह जैसे जगह पे छोटा मोटा काम किया, और कई सारे मैंने कई जगह ऐसा मैंने सुना, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन सिटी में कैसे, लेकिन कई सारे एक्टिव ब्यूरोक्रेट भी कहना है कि हमारे पिताजी ने एक छोटी सी नौकरी नौकरी करते थे 4th ग्रेड या सी ग्रुप में, और वो उन्होंने जो मेरा पैसा बचा करके मुझे आगे पढ़ाई कराया है, अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं कॉन्वेंट में कर, लेकिन आज उन सब को जो प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है, जो जिसमें किसी भी तरह के 20,000 की भी नौकरी में भी आपको आरक्षण नहीं है। एक तो प्राइवेटाइजेशन करने से आपको 15 से 20,000 की नौकरी मिल रही है, उसमें भी आरक्षण नहीं है। लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए जो 2 जून की रोटी है उनको सोचना पड़ता है, ग्रेजुएट करके MBA करके, इन सब का एक बहुत बड़ी तीस है, और वो सब हमारे संगठन के अंदर जुड़ रहे हैं। 6-7 को जो प्रोग्राम आयोजित आप कर रहे हैं, तो वो सीधा हिस्सेदारी को, न्याय को लेकर है। स्वाभाविक है। देखिए, आप कॉलेजियम सिस्टम को ले लीजिए, उच्च न्यायपालिका में हमारे कोई भी नहीं है,
आप बताइए कहीं पे है तो सारा अभी भी कई प्रदेशों का लिस्ट आया, उसमें है जो कि नाम नहीं है, सब मिश्रा जी, झा जी और जो तमाम जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं वही लोग का है। उसके बाद आपको लिटरल एंट्री का देख लीजिए, हमने लिटरल एंट्री का इशू लगाया, पता नहीं अभी तक तो देश आज़ाद हुआ तब तक अभी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज लिटरल एंट्री के थ्रू तमाम संगठनों में बड़े बड़े अधिकारी पे ज्वाइंट सेक्रेटरी बिना यूपीएससी के एग्जाम का ही बहाल कर रहे हैं। उसमें आरक्षण होनी चाहिए, आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप सरकार चला रहे हैं, आप करिए, लेकिन हमारे पास भी तो जो है हो सकता है कि वो 10% के लोग हैं, उसमें हो सकता है कि 99% योग हैं, लेकिन हमारी संख्या करोड़ों में है, 140 करोड़ की देश की आबादी है, उसमें हमारी संख्या तो मान के चलिए कि 130 करोड़ है, 115 करोड़ है, तो 115 करोड़ की आबादी में हमारे बहुसंख्यक समाज के नहीं दिखते, तो न तो हमारे जज बन पाते हैं, न तो लिटरल एंट्री के थ्रू हमारे जीएस बनाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर वगैरह। सेम आप है जो कि बैकलॉगिंग कर करके जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज बच्चे को हनन कर रहे हैं, दिल्ली में डोमिसाइल की बात करते हैं, बच्चा यहीं पैदा करता, शादी होता, बच्चा पैदा करता, वो बच्चा भी दिल्ली का नहीं कहलाता। तो ये क्या है? इसका मतलब कि आप पक्षपात कर रहे हैं। 1993 से डोमिसाइल देंगे तो आपके बच्चे का यहाँ पे आरक्षण कोटे के तहत एडमिशन होगा, और नहीं देंगे तो आपके बच्चे को जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का कोटा मिलेगा। चलिए, हम डीपली तो आपको कल बताएंगे कि 10 जो अहम मुद्दे हैं उस पर महासम्मेलन होने जा रहा है। बहुजनों की हकदारी को लेके लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम संगठन यहाँ एकजुट हुए हैं। सर, आप तो देवभूमि से आए, आपको क्या दिक्कत हो गई जो यहाँ एकजुट होने के लिए आ गए? देखिए, वो देवभूमि कहने के लिए है, वो तो नर्क भूमि बन चुकी है। धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में केवल एक नाम पूरे देश और दुनिया के सामने गया, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जबकि 2021 और 22 के बीच में आज तक 11 हत्याएं हो गई उत्तराखंड में। वो अंकिता भंडारी को छोड़कर बाकी जो हत्याएं हैं वो सब अनुसूचित जाति के लोगों की हुई है। इसलिए तमाम साथी मेरे साथ में जो उत्तराखंड से आए हैं, कल आप देखेंगे हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरे उत्तराखंड से बहुत बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। आपने अंकिता भंडारी का नाम लिया, मतलब इस केस से तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ जाति देखकर एफआईआर होती है, जाति देखकर आपको न्याय मिलता है। बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा था कि लोगों को वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ से लोग अब दिल्ली आ रहे हैं। और यहाँ पर जो बहुजन संसद हो रही है 2 दिन की, इसमें हम लोगों ने ये निर्णय कर लिया है कि अब अगर हमको 2 दिन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हमने समय मांगा है, आज भी हमारी उनके निजी सचिव से बात हुई है, यदि वहाँ पर उस पर सीबीआई जांच की मांग की संस्तुति माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार से नहीं लेते हैं, तो मैं इस कार्यक्रम के बाद जो ये बहुजनों की संसद लग रही है रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाला हूं। और जो वो बच्चे जो मरे हैं, जो 11 हत्याएं हुई है अंकिता भंडारी को छोड़कर, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, अंकिता भंडारी एक गरीब की बेटी थी, और उस बेटी को जो है जब हत्या हुई तो विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी उनके गांव जाते हैं, और धामी जी उनके गांव जाकर टैक्स का 25 लाख रुपए घोषणा करते हैं मुआवजे की, बाकियों का नाम तक नहीं लिया। जबकि अल्मोड़ा का 2 बार का विधायक जो जगदीश चंद था, उसके हथौड़े से मार मार कर अभी कुछ ही दिन पहले हत्या हुई है, उस पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ। हम लोगों ने मिलकर सोचा कि जो ये बहुजन संसद लग रही है जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आ रहे हैं, क्यों ना उत्तराखंड के लोग भी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम लोग भी अपनी बात रखें। जिस तरीके से यहाँ पर जो मुद्दे हैं कि जो जनगणना है वो उत्तराखंड में भी होनी चाहिए, देश में भी होनी चाहिए, और जो देश की ये तानाशाही रवैया है, ये भारत के इतिहास में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक आदमी बैठा था, एक बुजुर्ग बैठे थे यहाँ पे अनाज आ रहे 2015 में धरने पे 500 से 600 लोग रहते थे, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जो जी आज के टाइम में गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया जो है वो इतने बड़े लेवल पे दिखाया कि सरकारें तक बदल गई। लेकिन जो ये कल जो होने जा रहा है, लगभग 18 से 16 राज्यों के लोग निकल चुके हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में आप देखेंगे कल कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 16 राज्य से लोग यहाँ पर एकजुट होंगे और हम जानते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। कल हमें किस तरीके का मंजर देखने के लिए मिलेगा? सर, किस तरीके की आगे की रणनीति है?
एनसीआर से लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, और नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? देखिए, पूरे देश में रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है हमारा। और अभी आपने उत्तराखंड हमारे दौलत राम जी से बात की, अभी रात को यहाँ मैनपुरी से 500 लोग आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ से 150 की एक टीम ट्रेन में बैठ के वो रात को आ जाएगी। ऐसे पूरे देश के राज्यों से यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और 6 तारीख को और 7 तारीख को यहाँ एक महाकुंभ बहुसंख्य समाज का, बाबा साहब के वंशज, उनके अनुयायी इतनी भारी संख्या में आएंगे कि इस संसद के सत्र में अब की बार जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। और जो आवाज़ गूंजती है वो कामयाबी की तरफ होती है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश के बहुसंख्य समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है। यहाँ जितने भी आंदोलन हुए उससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीति में हिस्सेदारी मिली है। अगर आप सब लोग चाहते हो हमारा हक अधिकार आगे ना छीने, हमारा आरक्षण बचा रहे, हमारा संविधान बचा रहे, हमारी वोट की ताकत बची रहे, लेटर एंट्री बंद हो, इंटरव्यू व्यवस्था बंद हो, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, तो आप आकर रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन को, इस महाकुंभ को कामयाब करें और अपनी पूरी फैमिली के साथ आए। महिलाओं को भी साथ लेकर आए, बच्चों को भी साथ लेकर आए, ताकि उन बच्चों को पता लग जाए 75 साल में 10% के लोग कैसे आपके बच्चों का हक छीनने लगे हुए, ताकि उनको आगे वो इतना जागरूक हो सके और अपने समाज की लड़ाई में शामिल होकर उसको मजबूत कर सके। इसलिए मैं आह्वान करता हूं देश के सभी बहुसंख्य समाज के संगठनों से कि 6 और 7 तारीख को रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचकर इस सरकार को अपनी ताकत दिखाए और ताकत और जन समर्थन दिखाकर अपना हक अधिकार अपने आने वाली पीढ़ी को और आज वर्तमान में जो हमारा हक छीना जा रहा है उसको रोकने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, मैं अपनी एक लाइन से अपनी बात को ख़त्म करूंगी कि सामाजिक कार्यक्रमों का नियंत्रण नहीं दिया जाता। जिसका ज़मीर जिंदा हो वो यहाँ पर आ सकता है हक अधिकारों की आवाज़ के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए। अगर आज वक्त रहते हुए आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, जब हमारे हक अधिकारों का हनन हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दिल्ली एनसीआर से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ज़रूर आइए, अपनी हिस्सेदारी निभाइए, ताकि आपका आरक्षण सुरक्षित रह सके, आपके बच्चे का रोजगार सुरक्षित रह सके। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।